आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 का एक टॉपिक एक चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं। वे राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, ये कोई भी जो भी हम इस प्रकार की राशियाँ कहीं पर प्रयुक्त कर रहे हैं ये चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एक यहाँ पर एक समीकरण हमने लिया है x - 2 = 3, मतलब x से 2 घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? x का मान यहाँ पर 5 हो सकता है, क्योंकि 5 में से 2 घटाने में ही 3 मिलता है, तो x का मान यहाँ पर 5 हो गया। ऐसे ही x में 2 जोड़ने पर 5 मिल रहा है, तो मतलब किस संख्या में 2 जोड़ने पर 5 मिलता है? 3 में 2 जोड़ने पर 5 मिलता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का मान 3 होगा। तो देखिए, पहली स्थिति में x का मान 5 आया, दूसरी स्थिति में x का मान 3 आया। तो देखो, x के ही दो अलग अलग मान हो गए, एक 5 हो गया, एक 3 हो गया। तो चर राशियाँ जो भी हैं इनके विभिन्न मान होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इनका एक फिक्स मान होता है। चर राशियों के मान बदलते रहते हैं, ये एक जैसे नहीं होते। तो वे राशियाँ जिनके मान बदलते रहेंगे उन्हें हम चर राशियाँ कहेंगे। उसके बाद जो अगली राशि है अचर राशियाँ। वे राशियाँ जिनके मान नहीं बदलते अर्थात एक समान बने रहते हैं। वे राशियाँ जिनके मान नहीं बदलते मतलब फिक्स रहते हैं अर्थात एक समान बने रहते हैं, अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 5x - 3 = 12। ये तो 5x में जो x है ये चर हो गया, ये 3 जो है और ये जो 12 जो है ये अचर हैं। इनके मान यहाँ पर बदल नहीं रहे हैं, कहीं पर भी नहीं बदलेंगे। 3 3 ही रहेगा, 12 12 ही रहेगा, ये फिक्स हैं। तो एक निश्चित मान होता है, ये राशियाँ अचर राशियाँ कहलाती हैं। उसके बाद हम टॉपिक की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो हैं चरों और अचरों को संयोजित करके योग प्लस व्यकलन माइनस, मतलब योग को प्लस चिन्ह, व्यकलन माइनस चिन्ह, गुणन गुणा का चिन्ह, विभाजन मतलब भाग की संक्रियाओं का प्रयोग करके विभिन्न व्यंजक बनाए जाते हैं। जैसे चर भी होंगे उसमें, अचर भी होंगे, और ये जो संक्रियाएं हैं योग, घटाव, गुणा, भाग की जो संक्रियाएं हैं, इन सब से जो इन सब का प्रयोग करके जो हम बना रहे हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 4 यहाँ पर क्या है? 4 यहाँ पर अचर राशि है, x यहाँ पर चर राशि है, ये योग का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है और ये भी एक अचर राशि है। तो चर, अचर और जो योग, घटाव, गुणा, भाग के जो चिन्ह के द्वारा हम जो व्यंजक बनाते हैं उन्हें बीजीय व्यंजक बोला जाता है। जैसे यहाँ पर 7 अचर है, x चर है, बीच में ऋण का निशान है और फिर एक अचर राशि है, तो ये एक क्या बना? बीजीय व्यंजक बना। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे व्यंजक बना सकते हैं। जैसे x + 3, ये एक चर राशि है, ये अचर राशि है और बीच में धन का निशान है। ऐसे बहुत सारे बीजीय व्यंजक हम बना सकते हैं। जैसे 2x गुणा 5, हालांकि ये 10x आ जाएगा, लेकिन 10x भी एक बीजीय व्यंजक होगा क्योंकि ये चर है, ये अचर है और उनके बीच ये अचर राशि है, ये चर राशि है और इनके बीच गुणा का निशान है। उसके बाद समीकरण क्या चीज़ होती है? समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं में समान अथवा समता अथवा तुल्यता बताता है। मतलब कहने का मतलब ये कि समीकरण कुछ भी होगा, समीकरण भी एक बीजीय व्यंजक में अगर हम बराबर के निशान के साथ कुछ चर या अचर इस प्रकार लिख दें, जैसे ये एक समीकरण है, समीकरण में हमेशा बीच में बराबर का निशान होता है। बराबर के निशान से यहाँ की ओर दायां पक्ष और ये बायां पक्ष। तो समीकरण प्रतीकों की सहायता से, जो कुछ प्रतीक हैं उनकी सहायता से किया गया गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा इनकी समान अथवा तुल्यता बताता है। जैसे ये समीकरण का बायां पक्ष, ये समीकरण का दायां पक्ष और बीच में बराबर का निशान। बराबर का निशान होना बहुत ज़रूरी है किसी समीकरण के लिए, क्योंकि तुल्यता बता रहा है कि इतना जो है ये वाला पक्ष, इतना भाग इस भाग के बराबर है। तो समीकरणों में सदैव समता चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि व्यंजकों में नहीं होता। ये सबसे बड़ा अंतर है। व्यंजकों में यहाँ पर ये व्यंजक है, इसमें कहीं पर भी बराबर का निशान बीच में प्रयुक्त होकर दायां पक्ष बायां पक्ष ऐसा नहीं बना है, जबकि यहाँ पर देखिए समीकरणों में ये दायां पक्ष है
ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है और उनके बीच बराबर का निशान, मतलब ये तुल्यता बताता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि इसमें बराबर का निशान होता है, जबकि व्यंजकों में बराबर का निशान नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रैखिक व्यंजन या फिर रैखिक समीकरण की। तो ऐसा व्यंजक या ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक व्यंजन कहलाता है। मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे 5x धन 3, यहाँ पर चर कौन है? x है, और x की घात कितनी है? 1 है। अगर यहाँ पर 5x स्क्वायर धन 3 भी तो हो सकता था, तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये रैखिक व्यंजक नहीं है। वैसे ये देखिए 2x धन 3 बराबर 7, तो यहाँ पर प्रयुक्त चर x है, x की घात कितनी है? 1 है। ऐसा भी तो हो सकता था 2x स्क्वायर धन 3 बराबर 7, यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है ना अधिकतम घात। तो अधिकतम घात 2 वाला रैखिक व्यंजक नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं होता। जबकि ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये 2x स्क्वायर धन 3, x की घात कितनी है यहाँ पर? 2। तो जो चर की घात देखेंगे, जो प्रयुक्त चर है, जैसे x का प्रयोग हुआ है यहाँ पर चर के रूप में, और उसकी घात कितनी है? 2। तो ये रैखिक व्यंजक नहीं है। ये कैसा व्यंजक है? 2 घात वाला, द्विघाती व्यंजक है। उसके बाद त्रिघात व्यंजक क्या होता है? जिसमें 3 घात होती है। चर की घात कितनी होती है? अधिकतम 3। अब यहाँ पर चर x न होगी, यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? y का। y की घात देखेंगे कितनी है? 3 है। तो ये रैखिक व्यंजक या रैखिक समीकरण नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब जो हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण सीधे सीधे हमने सबसे पहले किसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे? सबसे पहले तो उसमें केवल एक चर का प्रयोग होना चाहिए। एक चर कहने का मतलब जैसे x है तो x का ही प्रयोग होगा, y का प्रयोग नहीं होगा, केवल एक चर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो क्या होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चीज़ें हैं, एक तो एक चर होना चाहिए। रैखिक समीकरण रैखिक कब कहते हैं? जब उसकी घात कितनी होती है? घात हमेशा जब कितनी हो? 1 हो। एक चर, केवल एक चर का प्रयोग हो, जैसे x है तो x का ही हो, y है तो y को। जैसे यहाँ पर प्रश्न में 2x धन 3 बराबर 7x है। अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर x 2 बार प्रयोग हो रहा है तो ये 2 चर वाला है। चर तो एक ही है ना x, यहाँ पर भी x ही है, तो चर एक ही है, तो केवल x है, तो ये एक चर हो गया। और रैखिक समीकरण देखो, चर की घात x की घात अधिकतम कितनी है? 1 है, तो ये रैखिक समीकरण भी है, क्योंकि एक घात वाला रैखिक होता है, द्विघात वाला द्विघाती होता है, 3 घात वाला त्रिघाती, ऐसे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद ये रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक चर x है, एक चर y है, 2 चर प्रयोग हो रहे हैं ना, x भी और y भी, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चर हैं। अब समीकरण जो भी होती है, एक समीकरण मैंने लिखी है 5x धन 7 बराबर 12, तो ये एक समीकरण है। क्यों है समीकरण? ये बीजी व्यंजक नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। बीजी व्यंजकों में बराबर का निशान नहीं होता, तो समीकरण में बराबर का निशान होता है। तो एक समीकरण है जिसमें 5x धन 7, ये इसको हम बोलेंगे बायां पक्ष, क्योंकि ये बराबर के इस बाईं ओर है, तो ये बायां पक्ष। और जो 12 है ये बराबर के दाईं ओर है, तो हम इसे कहेंगे दायां पक्ष। तो किसी समीकरण में बाएं पक्ष का मान, जो ये बायां पक्ष है, इसका मान हमेशा दाएं पक्ष के बराबर होता है। तो अब ये x यहाँ पर अचर है, x यहाँ पर चर है, ये 7 12 ये यहाँ पर अचर हैं, 5 ये सब अचर हैं। तो समीकरण में बायां पक्ष सदैव दाएं पक्ष के बराबर होता है, और बीच में किसका निशान होता है? समता चिन्ह का प्रयोग, मतलब बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये बात मैंने बता दी आप लोगों को। उसके बाद समीकरण का हल। समीकरण का हल मतलब ये होता है कि समीकरण में जो भी चर का प्रयोग हम कर रहे हैं उसका मान निकालना। तो जैसे समीकरण का हल भी हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो चरों को एक साइड कर लेके चरों को अलग कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ पक्षांतर के द्वारा। तो देखिए पक्षांतर करते वक्त कुछ नियम है। धन चिन्ह है तो बराबर के अगर उस साइड जाएगा तो ऋण चिन्ह में बदलेगा। ऋण चिन्ह है अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो धन चिन्ह में बदलेगा। गुणा चिन्ह है अगर बराबर के दाईं साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। भाग चिन्ह है अगर बराबर के दूसरी ओर जा रहा है तो गुणा में बदल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। दो तरीके हैं इस समीकरण। एक समीकरण है, इसके हल निकालने के 2 तरीके हैं। देखो पहला 5x धन 3 बराबर 7 हमें दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, 5x ये चर है तो इसको 3 से अलग करना है। ठीक है, ये चर है 5x के साथ जुड़ के चर बना है, तो इसको 3 से अलग करना है। तो हम 5x में 3 जुड़ा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों से 3 घटाने पर, क्योंकि 3 जोड़ा है ना इसमें 5x में, तो हमने 5x को अलग करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों से 3 घटाने पर। तो घटाएंगे जरा, 5x धन 3 में से 3 घटा लिया, और यहाँ से भी दूसरा पक्ष ये तो है, दूसरा पक्ष ये है, पहला पक्ष ये है, तो 7 में से भी 3 घटाएंगे। अब 5x 3 में से 3 धन का है, 3 ऋण का, या तो 3 से 3 गया 0, तो सीधे 5x धन 0 बराबर 7 में से 3 गया 4। अब या फिर इसको हम सीधे 5x बराबर 4 लिख सकते हैं। अब 5 के साथ x काय में है, गुणा में है, इसके बीच कुछ नहीं है तो गुणा है। अब हमने 5x को अलग करना है ना 5 से, तो हम दोनों पक्षों में 5 से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, तो 5 से भाग कर देंगे तो 5 गुणा x भागा 5, यहाँ 4 भागा 5, तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ खाली x बच गया ना। तो हम कह सकते हैं x बराबर 4/5। अब जो दूसरा तरीका है, इसी समीकरण को ऐसे भी किया जा सकता है, 5x धन 3 बराबर 7। तो अगर धन के 3 को उस साइड ले जाएंगे, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, धन चिन्ह किस में बदल जा रहा है, ऋण में, तो 5x बराबर 7 पहले से था यहाँ पर, जो धन 3 है ये यहाँ खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ, और लेकिन धन का 3 यहाँ आएगा, धन चिन्ह किस में बदल रहा है, ऋण में, तो ऋण 7। तो 5x बराबर 7 में से 3 घटा लो 4। अब 5 के साथ x, ये आप लोग कहेंगे इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तभी तो 5 गुणा x बराबर 5x आया, 5 गुणा x बराबर 4। अब हम क्या कहें, हमने एक चीज़ बताई थी कि गुणा चिन्ह का किस में बदलता है, भाग में। तो देखो x के साथ 5 काय में है, गुणा में है, तो हमने तो x को अलग करना है, चर को अलग करना है इस साइड, तो x बराबर 4, ये जो 5 गुणा में था ये कहाँ जाएगा, गुणा चिन्ह किस में है, भाग में बदल रहा है, तो भाग में, तो x बराबर 4/5। तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।